हेलो भैया, तो स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स की हम लोग अगर बात करें तो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, किसी भी हम लोग बात करें किसी कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम लोग फिजिकल फीचर्स कह देते हैं। यानी कि वो दिखने में कैसा है, उसके लैंड एरियाज कैसे हैं, माउंटेन्स वगैरह कैसे हैं, लैंड्स कैसे हैं, कोस्टल रीजन कैसा है, इस सब के बारे में बात करेंगे। यानी किसी कंट्री की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग बात करें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो इंडिया एक बहुत ज़्यादा यूनिक कंट्री है। क्योंकि हम लोग बात करें कि पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो सभी की सभी आपको इंडिया के अंदर दिख जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोगों को मैदान दिख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे रेगिस्तान दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे इंडिया के अंदर सभी प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। हम लोग बात करें इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड का, हम लोग एक तरीके से कहा जाए तो एक चित्र है, जैसे हम लोग समरी कहते हैं। पूरी हम लोग पूरी किताब हम लोगों ने पूरी दुनिया घूम ली, और उसकी अगर समरी पढ़नी हो तो इंडिया आ जाओ कि सभी दुनिया के सभी के फिजिकल फीचर मिल जाएँगे। अगर आप लोग बात करेंगे एंटार्क्टिका की अगर आप लोग बात करेंगे एंटार्क्टिका की, तो फिर आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाएगी, यानी कि यहाँ बर्फ़ गिरती है तो यहाँ भी बर्फ़ गिरती है। अगर आप बात करेंगे रेगिस्तान की, थार डेज़र्ट की या फिर दूसरे डेज़र्ट की, तो जो दुनिया के अफ्रीका में हम लोग बात करें डेज़र्ट है। तो क्या इंडिया में डेज़र्ट नहीं है? हाँ, है, राजस्थान में हमारे। हम लोग बात करें कि यहाँ पे पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे भी पहाड़ हैं। यहाँ पे कोस्टल रीजन्स नहीं है, यहाँ पे भी कोस्टल रीजन्स हैं। क्या यहाँ पे मैदान नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सब जगह मिल जाएँगे आपको प्लेन्स। तो फिर यही हम लोग बात करें कि दुनिया भर की हम लोग बात करें, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको पूरी दुनिया में एक तो डाइवर्स पॉपुलेशन, एक तो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स या ज्योग्राफी की बात करें तो आपको केवल और केवल इंडिया में मिलेगी। इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री हम लोग बात करें, मुश्किल ही है कोई हो ऐसी दुनिया में कंट्री, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सभी की अप्रोक्स सभी फिजिकल फीचर्स मिल जाते हैं। तो यही हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि सुंदर वैलीज वगैरह हमारे यहाँ पे, रेगिस्तान है इतने अच्छे अच्छे, तो कितना ठंडीला इलाका है। तो वही हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि इंडिया एक वे कंट्री है। यहाँ पे जो कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पे। इतना वास्ट कंट्री है हमारी। हम लोग बात करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। इसी चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे केवल और केवल कि इंडिया के क्या-क्या फिजिकल फीचर्स हैं, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल फीचर की, तो फिर हम लोग सबसे पहले आप लोग इंडिया का जो मैप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको हिमालयाज़ दिख रहे होंगे ऊपर जो हमारे पहाड़ हैं। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा लैंड एरिया कवर करे हुए हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, तो हिमालयस माउंटेन है, ये क्या है कि पहले मैं थोड़े हथियार निकाल लूँ। जो हिमालयन माउंटेन्स हमारे वो क्या हैं, एक हिमालयन माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब हम लोग इनकी की टर्म्स को थोड़ा उजागर करते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं। तो यंग का मतलब क्या है, ये यंग माउंटेन क्यों है? क्योंकि जो हिमालयाज़ हैं, वो हमें पता है कैसे कैसे बने हैं। अगर आप लोगों ने पहले टेक्टोनिक प्लेट वाली थ्योरी पढ़ी हो, तो आपको ये समझने में क्लियरली होगी कि जो हमारा इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट था, ये एशियन सबकॉन्टिनेंट से आके टकराया था। और ये जैसे-जैसे टकराया यहाँ पे, तो नीचे की जो ज़मीन थी, सतह थी, वो टकराई, तो नीचे की ज़मीन सतह से ऊपर उठने लगी, उठने लगी, उठने लगी, उठने लगी, और अभी भी उठ रही है, आप लोगों को पता हो तो। तो जैसे ये उठी, 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 और इस वजह से ये क्या बन गया, हमारे हिमालय बन गए। अब जब हिमालय बन गए, तो ये अब बहुत दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले में ये क्या है, नए बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। तो इसी वजह से ही जो हिमालयाज़ हैं, वो क्या है, अर्ली बने हुए हैं, मतलब पहले बने हुए हैं दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले में, इसीलिए यंग हैं। और हम लोग बात करें स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्यों है ये? क्यों? क्योंकि ये बने हुए हैं, जो हिमालयाज़ हैं, ये बने हुए हैं किससे? 2 टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाई थी, जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो टकराई थी। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब होता है किसी चीज़ 2 चीज़ को टकराने को क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। तो यानी कि हमारी 2 जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो टकराई। एक तो हमारी इंडियन और दूसरी एशियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट, तो दोनों टकराई, और क्या बन गया हमारा? ये स्ट्रक्चरली फोल्ड यंग माउंटेन बन गए हमारे। फिर हम लोग बात करेंगे अब हिमालयाज़ की रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे ईस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको इंडस रिवर मिल जाएगी, और वेस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको इंडस रिवर दिख जाएगी, और ईस्ट साइड पे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर दिख जाएगी आपको। हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल कुछ फैक्ट के बारे में। जैसे कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं, उनकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबाई है इनकी। और हम लोग बात करें चौड़ाई कहाँ से, आप लोग खुद देख रहे होंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर साइड पे इसकी लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर है।
और धीमे-धीमे ये आके नीचे से ये नीचे आते-आते इनकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साइड पे आप आएँगे, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 150 किलोमीटर बची हुई है। अब हम लोगों ने जो हमारे हिमालयाज़ हैं उन्हें और फिर और भी ब्रॉडर टर्म में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग कैसे-कैसे डिवाइड कर दिया उन्हें, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये इसकी रेंजेस गई हैं। आप लोगों को पता हो रेंजेस क्या होती है? श्रृंखलाएँ होती हैं। यानी कि ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके 3 अलग-अलग पहाड़ों की रेंजेस गई हैं। उन्हीं को हम लोगों ने नाम दे दिया। सबसे पहली वाली जो रेंज है उसे हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। दूसरी वाली रेंजेस होते हैं उसे हिमाचल बोलते हैं और तीसरी वाली रेंज होती है उसे शिवालिक बोलते हैं। और अब थोड़ी डिटेल में इन लोगों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हिमाद्री है, इनके जो पहाड़ हैं, इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 600 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और हम लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? प्यार से हम लोग इन्हें बुलाते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज़ बुलाते हैं हम लोग। और ये बने होते हैं किससे? ग्रेनाइट से बने होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसके नीचे लगी हुई ऑरेंज लाइन के नीचे आपको हरी लाइन दिख रही होगी, तो ये हरी लाइन नीली लाइन किसकी है? हिमाचल की है। तो इससे छोटे होते हैं ये, एक तरीके से मान लेंगे। तो जो हिमाचल होते हैं, वो हिमाद्री रेंज के नीचे ही पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? लेसर हिमालयाज़ कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट होती है इनके पहाड़ों की, वो होती है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इनकी एवरेज हाइट रहती है। और इसके नीचे हम लोग बात करें कि इसके नीचे क्या आ जाते हैं? हमारे शिवालिक आ जाते हैं। तो शिवालिक के बारे में बात करेंगे, शिवालिक की यहाँ के जो पहाड़ वगैरह हैं, उनकी एवरेज हाइट 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है और ये बने किससे हुए हैं? एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं, एल्बम सॉइल से बने हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे इनको लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। हम लोगों ने और हिमालयाज़ को डिवाइड कर दिया और ब्रॉडर टर्म में डिवाइड कर दिया एक तरीके से कहा जाए तो। कैसे-कैसे डिवाइड कर दिया है? तो जैसे हम लोग बात करें इंडस और सतलज जो हमारी नदियाँ हैं, इनके बीच के जो हिमालयाज़ हैं, इन्हें हम लोग पंजाब हिमालयाज़ कह देते हैं। और जो सतलज और काली रिवर है, इनके बीच के हिमालयाज़ को हम लोग कुमाऊँ हिमालयाज़ कह देते हैं। और जो काली रिवर और तीस्ता रिवर है, इनके बीच के हिमालयाज़ को हम लोग नेपाल हिमालयाज़ कह देते हैं। और जो तीस्ता और दिहांग रिवर है, इनके बीच के हम लोग हिमालयाज़ को हम लोग क्या कह देंगे? असम हिमालयाज़ कह देंगे। इस प्रकार हमने अपने जो हिमालयाज़ हैं उनको और ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा हथियार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे हिमालयाज़ आपके ये जा रहे हैं, नॉर्मली यहाँ आ गए और एकदम से आके मुड़ गए यहाँ पे। जब यहाँ पे आके मुड़ गए तो इस जो हम लोग बात करें कि इस एरिया को हम लोग क्या कह दिया? इस एरिया को हम लोग कह दिया पूर्वांचल कह दिया। यहीं पे हमारी पटका हिल्स, नागा हिल्स और मिज़ो हिल्स पाई जाती हैं हमारी। हम लोग बात करेंगे नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्थर्न प्लेन्स क्या होते हैं? एक तरीके से कहा जाए तो सपाट मैदान को हम लोग प्लेन्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। तो ये एरिया कहाँ पड़ता है हमारे? हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये साइड एरिया पूरा-पूरा यही लोग कवर कर लेते हैं। और हम लोग बात करें नॉर्थर्न जो प्लेन्स हैं वो बने हुए हैं किससे? 3 रिवरों ने बनाया है इनको। कौन-कौन सी रिवर ने? गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर ने तीनों ने मिलकर इसे हम लोग बात करें कि इनको बनाया है, इसको नॉर्थर्न प्लेन्स को। हम लोग बात करें कि नॉर्थर्न प्लेन्स बने हुए किससे हैं? ये एल्बम सॉइल से बने हुए हैं। और हम लोग बात करें कि यहाँ की जो रेनफॉल है यहाँ पे अच्छी रेनफॉल गिरती है। जब अच्छी रेनफॉल और अच्छी मिट्टी होगी तो फिर क्या होगा? अच्छी फसल भी होगी कि भैया इसलिए जो हमारा ये एरियाज़ है तो वो क्या है एग्रीकल्चर के मामले में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश फसल के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है। और हम लोग बात करें कि अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी लंबाई-चौड़ाई के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं। ये एप्रॉक्स 2400 किलोमीटर तक लंबे हैं और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक एप्रोक्सिमेटली ब्रॉडर हैं, यानी कि चौड़े हैं। ये मैं एप्रोक्सिमेटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद नापा नहीं था कि वहाँ पे मज़ाक कर रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे प्लेन्स को भी हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जैसे कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स और गंगा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बने हुए हमारे किससे? जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है इस वजह से उसने बहते-बहते यहाँ पे मट्टी सिल्ट कर दी और यहाँ पे बना दिए क्या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बना दिया। पंजाब प्लेन्स की बात करेंगे तो पंजाब प्लेन्स बने हुए हैं किससे? वो बने हुए हैं इंडस रिवर से बने हुए हैं हमारे। और गंगा प्लेन्स बात करेंगे, गंगा प्लेन्स कैसे बने हुए हैं? गंगा जो रिवर थी उसने यहाँ पे पानी बहाया और मिट्टी आके हटा दी और गंगा प्लेन्स बन गए हमारे। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो प्लेन्स होते हैं उनको और ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे हिमालयाज़ की जो रेंजेस थी, यहाँ तक जो हल्के लाइट कलर मैं पहले यहाँ पे ब्लैक कलर चला दूँ पहले मार्कर से, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
तो ये हमारे क्या थे हिमालयाज़ थे। हिमालय जैसे ही खत्म हुए, हिमालयाज़ के बाद क्या होंगे हमारे प्लेन्स लग जाएँगे और प्लेन्स को और भी हम लोगों ने अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। जैसे हम लोग बात करें इसके बाद जो प्लेन्स खत्म हुए उसके बाद ये डायरेक्टली हमारे क्या लग गए भाबर प्लेन भाबर इस मतलब के जो प्लेन्स हैं उनके रीजन का नाम दे दिया हम लोगों ने, कि जो प्लेन्स हैं उनके रीजन की अलग-अलग मतलब रीजन्स में कैटेगराइज़ कर दिया। सबसे पहले आएगा भाबर, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद क्या आ गया तेरई आ गया, तेरई के बाद भांगर, भांगर के बाद खादर। तो ये प्लेन्स के अलग-अलग रीजन्स हैं। अब चलिए इनको अच्छी तरीके से डिटेल से समझते हैं और इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हम लोग बात करेंगे भाबर रीजन के बारे में। तो भाबर रीजन हम लोग बात करें ये 6 से लेकर 12 किलोमीटर तक चौड़ा है। हम लोग बात करें यहाँ पे स्टोन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग पेबल्स कह देते हैं। ये भाबर रीजन को लेकर हमारी थोड़ी थोड़ी क्वेरीज़ शांत हो गई। हम लोग बात करेंगे तराई रीजन की। जो तराई रीजन है ये मेसी एरिया यानी कि किचकिची होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और यहाँ पे डेंस साल फॉरेस्ट प्रेजेंट है हमारे तराई रीजन के अंदर। हम लोग बात करेंगे भांगड़ रीजन के बारे में। तो ये जो भांगड़ रीजन है ये बना हुआ है किससे एल्बम सॉइल से बना हुआ है। और ये हम लोग बात करें कि थोड़े फिजिकल फीचर और बात कर ले रहे हैं। अ, ये बना हुआ है किससे एल्बम सॉइल से बना हुआ है और जो भांगर रीजन है ये लार्जेस्ट रीजन है किसका नॉर्थर्न प्लेन्स का, यानी कि सबसे बड़ा रीजन यही ऑक्यूपाई करता है। और हम लोग बात करें यहाँ पे बहुत प्रकार के स्टोन्स पाए जाते हैं और इन्हें इन स्टोन्स के रीजन को हम लोग बात करें क्या कहते हैं कंकड़ कहते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होंगे अगर जो लोग यूपी वगैरह से बिलोंग करते हैं। हम लोग बात करेंगे खादर रीजन के बारे में, तो खादर रीजन पे जो स्टोन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और हम लोग बात करें कि ये बहुत खा स्टोन प्रेजेंट नहीं होते तो यहाँ पे मिट्टी-मिट्टी होती है सब जगह पे और इस लैंड को हम लोग खादर रीजन की बात कर रहे थे तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। जब फर्टाइल है तो भैया एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। तो अब एग्रीकल्चर होगा तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस रीजन की। अब हम लोग बात करेंगे अपने इंडिया के दूसरे फिजिकल फीचर पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो प्लेट्यू का मतलब क्या होता है कि मैं बता ही दूँगा यहीं पे आगे चल के। प्लेट्यू क्या होता है नॉर्मली क्या होती है हमारी प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड दैट राइज़ेज़ अप इन द कंपैरिज़न टू द अदर लैंड। अ लैंड हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड्स। हम लोग बात करें कि इसको जैसे इसको एग्ज़ाम्पल मिल गया मुझे अब। अब मैं इसकी मदद से आपको समझाऊँगा। ये हमारी क्या है नॉर्मल लैंड है। अब नॉर्मल लैंड से उभरा हुआ थोड़ा सरफेस हो और पहाड़ की तरह समझ लीजिए, पर पहाड़ों में चोटियाँ होती हैं, इस एरिया में चोटी नहीं होती है, ये पूरा-पूरा प्लेन होता है, ऊपर से पूरा-पूरा चपटा होता है। तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं, यानी कि एक लैंडफ़ॉर्म होता है जो कि नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा उभरा हुआ होता है। अब बात करेंगे पेनिनसुला की कि पेनिनसुला क्या होता है? तो पेनिनसुला क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जो कि तीनों तरफ से लैंड पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ घिरा हुआ हो किससे? लैंड से घिरा हुआ है। जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है कि पेनिनसुला बीच में रख दिया और अगल तीनों साइड पे वाटर अब आ रहा है हमारा और बीच ऊपर से क्या है एक साइड से लैंड से घिरा हुआ है, तो ये हमारा पेनिनसुला हो जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी समझ में आ जाए। तो ये जो आप लोग रेड एरिया देख रहे होंगे, तो ये रेड एरिया क्या है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है हमारा। अब हमने भी इसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये सबसे पहले हम लोगों ने बीच में पहले मैं यहाँ पे हथियार निकालूँ अपने, तो बीच वाला एरिया आप लोग देख रहे होंगे, ये एरिया को हम लोगों ने जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू था, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया नर्मदा रिवर की मदद से। अब नर्मदा रिवर की मदद से हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर वाले एरिया को हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड कह दिया और नीचे वाले एरिया को डेक्कन प्लेट्यू कर दिया। डेक्कन प्लेट्यू कह दिया हमने और यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, यहाँ पे हमारी क्या प्रेज़ेंट है, यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट हमारी विंध्या रेंजेस और अरावली हिल्स हैं और हम लोग बात करें डेक्कन प्लेट्यू में क्या है हमारे यहाँ पे सतपुरा रेंजेस हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हिल्स है हमारी कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में और इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं यहाँ की रिवर के बारे में सेंट्रल हाईलैंड की। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख जाएंगी, दो रिवर्स दिख जाएंगी, एक तो चंबल हुई, हथियार मैं थोड़े अच्छे निकाल लूँ। तो यहाँ पे 2 रिवर बहती हैं, एक तो चंबल और दूसरी बेतवा और ये साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं।
और हम लोगों ने इसको सेंट्रल हाईलैंड को और हम लोगों ने और ब्रॉडर टर्म में कैटेगराइज़ कर दिया है। जैसे कि इस साइड वाले एरिया जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से पार्टीशन कर दिया, इस वाले रीजन को हम लोगों ने क्या कह दिया, इस वाले रीजन को हम लोगों ने मालवा प्लेट्यू कह दिया और इस वाले को छोटा नागपुर प्लेट्यू कह दिया, जो इस साइड वाला एरिया है, इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू कह दिया। हम लोग बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू यानी कि हमारा जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है आपको? हथियार ज़रूरी रहते हैं सबसे पहले। ये एरिया को हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। दक्कनी सल्तनत, दक्कन के सुल्तान, सुना होगा आप लोगों ने। तो डेक्कन प्लेट्यू को और हम लोग बात करें डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हथियार ज़रूरी हैं। तो हम लोग बात करें कि हम लोगों ने डेक्कन प्लेट्यू को हम लोग बात करें, यहाँ पे 2 घाट्स हैं हमारे, ये वाला एरिया देख रहे होंगे, ये क्या है हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, घा घाट जो वेस्टर्न घाट हैं वो हमारे वो काफ़ी ऊँचे हैं कंपैरेटिवली किसके ईस्टर्न घाट्स के, क्योंकि यहाँ की जो लंबाई हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी है 900 से लेकर 1600 मीटर तक है और यहाँ पे एवरेज ईस्टर्न घाट में हमारे जो लंबाई है यहाँ के घाट्स की वो कितनी है 600 मीटर ही है। इस वजह से जो नदियाँ होती हैं हमारी वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट की तरफ ही फ्लो करती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि 900 यहाँ पे ऊँचाई ज़्यादा है, इस वजह से ऊँचाई से निचाई तरफ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ईस्टर्न घाट की तरफ बहने लगती हैं हमारी नदियाँ। हम लोग बात करेंगे इंडियन डेज़र्ट के बारे में, यानी कि हमारे रेगिस्तान के बारे में, अच्छी जगह है काफ़ी। तो निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग अरावली हिल्स देख रहे होंगे, तो इसके साइड पे जो एरिया लाल-लाल दिख रहा है, यही हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेज़र्ट है, यहाँ पे थार डेज़र्ट हमारा प्रेज़ेंट रहता है। तो थार डेज़र्ट भैया अब तो डेज़र्ट तो वही होगा जहाँ पे पानी की कमी होती है और पेड़ कम लगते हैं। तो बस यही है एप्रोक्सिमेटली यहाँ पे 150 मिलीमीटर रेनफ़ॉल होती है सालाना तौर पर। रेनफ़ॉल बहुत कम मात्रा में होती है। इस वजह से आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ की जो औरतें होती हैं, आप मूवीज़ वग़ैरह में देखा होगा कि यहाँ की जो औरतें होती हैं, वो अपने सर में मटका रख लेती हैं, पानी पीने का बर्तन रख लेती हैं और वो 25, 30 किलोमीटर तक दूर पैदल पानी भरने के लिए जाती हैं। इतनी यहाँ पे सिचुएशन ख़राब रहती है। और यहाँ पे इकलौती एक रिवर है हमारी, उसे हम लोग लूनी कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अब हम लोग। यहाँ पे जो आप लोग खुद देख रहे होंगे कि यहाँ जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ से लेकर हमारा ये वाले एरिया तक, जहाँ मैंने मार्क कर दिया, यहाँ तक पूरी हमारा जो एरिया है वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। मैं दूसरा कलर निकाल भी लूँ यहाँ पे। तो ये वाला एरिया हमारा किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, ये वाला एरिया पूरा। और जो समुद्र से एरिया घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग कोस्ट बोलते हैं। इस वजह से हमने इसे नाम दे दिया क्या? वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। और जो हम लोग बात करें जो ईस्टर्न कोस्ट है, वो ज़्यादा वाइड है कंपैरिज़न वेस्ट कोस्ट के। और हम लोगों ने कोस्ट को भी अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो पहले अपने हथियार निकालूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे पीले की जगह काली अच्छा लगता है मुझे। हम लोग बात करें वेस्टर्न कोट्स को हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, जो वेस्टर्न कोट यहाँ पे गुजरात के पास दिखता है, इसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोंकण कोस्ट बोल देते हैं। उसके नीचे आ जाता है कन्नड़ प्लेन्स और फिर इसके नीचे आता है मालवार कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट थी हम लोगों ने उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ईस्टर्न कोस्ट को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं और इसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जो सरोजिनी नायडू के आप लोगों ने बचपन में पोएम वगैरह सुनी होगी, कोरोमंडल कोस्ट, तो यही वाला एरिया था वो, कोरोमंडल कोस्ट का। हम लोग बात करेंगे हमारे इसलैंड्स के बारे में, यानी कि टापुओं के बारे में। कौन-कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर 2 प्रकार के हमारे टापू पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये काला-काला मैंने पहले ही से स्पॉट कर दिया है, इसे लक्षद्वीप आइलैंड को बोलते हैं और ये लोकेटेड है साउथ अरेबियन सी में। और इस साइड पे आप लोग ये देख रहे होंगे फिलीपीन साइड पे हमारे ये दिख रहा होंगे, तो ये अंडमान
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं और ये लोकेटेड है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, कुछ ख़ास है भी नहीं इसमें ऐसा। अब हम लोग बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, यानी कि जो हमारे अरेबियन सी में थे। तो लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन सी के पास, अरेबियन सी में सिचुएटेड है, यानी कि मालदीव्स के पास में है। मालदीव्स तो उसके थोड़े नीचे लगा हुआ है। हम लोग बात करें 1973 से पहले इसका नाम कुछ और ही था। इसका नाम था लक्षद्वीप, मिनिको एंड अमीन देवी आइलैंड्स इसके नाम थे। तो हम लोगों ने 1973 के बाद इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? लक्षद्वीप आइलैंड्स हमने इसका नाम रख दिया। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं और इसकी कैपिटल है क्या? कावारती। हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है हमारे। और यहाँ पे हम लोग बात करें इंडिया का एक्टिव वोल्केनो भी प्रेजेंट है, जैसे कि आप लोग को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। एक्टिव वोल्केनो वही होता है कि जो फटने के योग्य हो। वोल्केनोस वगैरह भी हैं, यानी कि लावा वगैरह, मैग्मा वगैरह निकलता रहता है यहाँ से। तो वही मैंने आपको से कहा भी था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर हैं, तो आपको हवाई वगैरह में मिलते होंगे, जापान वगैरह में मिलते होंगे, ऐसे वोल्केनोस तो इंडिया में भी मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर को लेकर। तो वही मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे कितने बड़े-बड़े पहाड़ हैं, प्लेट्यूस वगैरह हैं इंडिया के अंदर। ये इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं, कितने आदमी यहाँ पे खड़े हैं, कितने छोटे लग रहे हैं, इतने छोटे-छोटे से अजीब लग रहे हैं देखने में। यहाँ पे प्लेन्स वगैरह भी हैं, प्लेन्स की वजह से खेती कितनी अच्छी होती है, पहाड़ से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं और प्लेट्यू से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, पहाड़ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो टूरिज़्म एक तो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए और टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है हमारे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। अगर हम लोग बात करें कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके हमारी गवर्नमेंट क्या करे, पूरे यूनिफ़ाइड कर दे, टूरिज़्म को यूनिफ़ाइड कर दे पूरे इंडिया को, यानी कि आपका सरकारी तरफ से टूर ऐसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जैसे कि हम लोग बात करें पूरे इंडिया में घूम सकते हैं आप। पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई से लेकर पूरा एरिया, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा सभी जगह कवर हो जाए, तो फिर हम लोग बात करें कि टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि हम लोग बात करें मालदीव्स का बहुत सारा पैसा कहाँ से आता है? टूरिज़्म से आता है। उसी प्रकार अगर इंडिया वाले चाहें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं और इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो।